Good afternoon to all of you. I'm so sorry for being so late because for last few days I wasn't well and I wasn't able to upload the video lectures concerning your subjects. But today I'm back with the constitutional law और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के कुछ लेफ्ट ओवर पोर्शंस की, जिसमें से सबसे पहला आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट and freedom of residence. So these are the portions which we are going to talk about today in today's lecture. So let's just start this lecture. अगर हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है दैट प्रेस बेसिकली कंसिस्ट अनदर पिलर ऑफ अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। क्योंकि प्रेस का जो काम होता है, प्रेस का काम ये होता है कि वो जितने भी इस डेमोक्रेटिक कंट्री में डिसीजंस लिए जा रहे हैं या स्टैंड्स लिए जा रहे हैं, उन सबको विदाउट एनी बायस एक जनरल पब्लिक के सामने प्रेजेंट करे एज ओपिनियन। एंड अकॉर्डिंगली जो इस डेमोक्रेटिक कंट्री के जितने भी इलेक्टोरेट हैं, यानी कि जितने भी लोग यहाँ पर इलेक्शन देने वाले हैं, वोट अपना कास्ट करने वाले हैं, उन लोगों को ये पता चले, वो लोग केपेबल हों कि वो एक रीजनेबल जजमेंट फॉर्म कर सके रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एजेंडा। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द प्रेस इन एनी डेमोक्रेटिक नेशन। और इसी वजह से कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस को इम्प्लिसिट माना गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना होगा, जो यहाँ पर कैच है वो ये है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब सिर्फ पब्लिकेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक न्यूज़पेपर पब्लिश करने की परमिशन दे दी या आपने एक नॉवेल पब्लिश करने की परमिशन दे दी, एंड फॉर दैट मैटर आपने कोई डेली जर्नल पब्लिश करने की परमिशन दे दी, पर आपने उसे सर्कुलेट करने की परमिशन नहीं दी, या फिर आप उसकी एंट्री किसी स्टेट में, किसी सिटी में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में व्हाट विल हैपन, वो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो ही नहीं पाएगा, वो डिफीट हो जाएगा। यानी कि हमने आपको पहले ही कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर पब्लिकेशन प्लस सर्कुलेशन, ये दोनों पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा, तभी जाकर के फ्रीडम ऑफ प्रेस कंप्लीट माना जाएगा। जब आप किसी ओपिनियन, किसी एजेंडा को पब्लिश करने के साथ साथ उसे सर्कुलेट करने की भी फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, ओनली देन द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रोवाइडिंग दिस फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विल बी फुलफिल्ड। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जहाँ भी प्रेस वर्ड सामने आएगा या फ्रीडम ऑफ प्रेस आएगा, उसके पब्लिकेशन और सर्कुलेशन दोनों को ही कंसिडर करना होगा। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेस वर्ड है या फ्रीडम ऑफ प्रेस है, इसे कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, इसे कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया है, पर अंडर वेरियस केस लॉज इट हैज़ बीन सेड दैट मीडिया और द प्रेस forms another important or the strong pillar of any democratic country or the government, and hence it is very much necessary to provide this right to the citizens to have this particular freedom of press. Now we will talk about the important case laws जो इस freedom of press के अंदर आते हैं as such। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस लॉ था वो था बेनेट कोलमैन का केस, पर इससे भी पहले कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हुए हैं, हम उनको भी देखते हैं। तो सबसे पहला केस आता है रोमेश थॉपर का। अब रोमेश थॉपर के केस के अंदर जो हेल्ड किया गया कि वहाँ पर मैंने आपको बताया पब्लिकेशन प्लस सर्कुलेशन आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जर्नल का सर्कुलेशन यानी कि उसकी एंट्री किसी स्टेट में प्रोहिबिट कर दी गई या रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, पर कोर्ट ने इस एंट्री को वायलेटिव ऑफ दिस फ्रीडम ऑफ प्रेस बताया और वो वैलिड नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनली, इसलिए इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं सकल न्यूज़पेपर्स केस की। अब सकल न्यूज़पेपर्स केस में एक डेली न्यूज़पेपर प्राइस कंट्रोल एक्ट है, उसको स्ट्रक डाउन किया गया सेइंग दैट इट इज़ वायलेटिव ऑफ दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि उसमें पेजेस के बेसिस में, जो न्यूज़पेपर के पेजेस होते हैं उसके बेसिस पे
कुछ प्राइस डिसाइड कर दिए गए कि अगर आप इतने पेपर्स रखते हैं तो आपको इतना प्राइस रखना पड़ेगा, अगर आप 10 पेजेस रखते हैं तो आपको इतना प्राइस रखना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली उसको स्ट्रक डाउन किया गया और बोला गया कि जो अपने रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के एम्बिट में नहीं आते हैं एंड अकॉर्डिंगली इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, और उसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अब हम बात करते हैं बेनेट कोलमन केस की। बेनेट कोलमन केस के अंदर जो होता है एक पॉलिसी, एक न्यूज़ प्रिंट पॉलिसी निकाली जाती है, उसमें भी किसी भी न्यूज़पेपर एजेंसी के द्वारा प्रिंट किए जा रहे पेपर्स के पेजेस को लिमिट करने की बात की गई कि आप मैक्सिमम इतने ही पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर जो कंपनी थी, न्यूज़पेपर एजेंसी थी, उसने जो स्यू किया तो उसने बोला कि इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 एज वेल एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। कोर्ट ने यहाँ पर यही बोला कि अगेन ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का एम्बिट है ये उस एम्बिट के अंदर कवर नहीं होता है, इसलिए ये जो पॉलिसी बनाई गई है दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड एंड दिस इज द जुडिशियल ट्रेंड जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर आपको पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन किया था दैट आई शुड इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट केस लॉज or the latest the most recent judgments, but what students, अगर आप जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर अगर आप उन्हें नहीं पढ़ते हो, आप उन्हें एनालाइज नहीं करते हो, तो हाउ कैन यू डिसाइड और हाउ कैन यू बी इन द पोजिशन टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि पहले के जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या रहे हैं इस पर्टिकुलर फ्रीडम के अंदर, इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट के अंदर। तो for that matter you need to remember or you need to learn what has been the judicial trend regarding these particular fundamental rights। इसीलिए आपको पुराने जजमेंट्स और जो लैंडमार्क जजमेंट्स जिसे कहते हैं हम, आपको वो पहले पढ़ने की ज़रूरत है। रीसेंट और जो रोज़मर्रा के दिनों में जो केसेस आते हैं, जो लेटेस्ट केस लॉज हैं, वो कहीं ना कहीं आप भी केपेबल हो इनकॉर्पोरेट करने पे, पर अनटिल एंड अनलेस यू लर्न द अर्लियर केसेस आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे इस फैक्ट को कि क्या जुडिशियल ट्रेंड पहले था और अब क्या है, आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट द लैंडमार्क जजमेंट्स ओनली। जहाँ तक बात है रीसेंट जजमेंट्स की, जहाँ पर भी वो सिचुएशन अराइज होगी दैट आई शुड talk about those recent judgments, I'll certainly do that. But for now, for the fundamental rights, for DPSPs, इन सब चीज़ों के लिए आपको पुराने लैंडमार्क जजमेंट्स सबसे पहले पढ़ने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस के वेरियस फैसेट्स की। उन फैसेट्स के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये, क्या गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल्स के अगेंस्ट पब्लिश डिफेमेटरी नोट्स या आर्टिकल्स का सेंसरशिप कर सकती है, क्या उस पर प्रायर रेस्ट्रेंट इम्पोज कर सकती है? द आंसर इज नो। दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स कि स्टेट का लीस्ट इंटरफेरेंस और काइंड ऑफ नो इंटरफेरेंस होना चाहिए मीडिया के पब्लिकेशन और सर्कुलेशन में, एंड ओनली देन इट विल बी पॉसिबल कि हमारे यहाँ जितनी भी जनता है जो वोट कास्ट करने वाली है वो इस सिचुएशन में आ पाएगी, इस पोजीशन में आ पाएगी कि वो एक रीजनेबल जजमेंट क्रिएट कर पाएगी कि क्या सही है क्या गलत है, उसे किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वोट कास्ट करना है या नहीं करना है। दूसरा फैसेट है डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग। डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग से आप क्या समझते हो कि सिर्फ तरह का जुलूस निकालना, मोर्चा निकालना, स्ट्राइक करना, इन सब में जो बैनर्स होते हैं, आप ये जो तरीके होते हैं, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं? द आंसर इज नो। दीज पर्टिकुलर एक्ट्स आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A, that is the freedom of speech and expression. But what is the catch here? You need to remember this point कि जो स्ट्राइक है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये पिकेटिंग है, किसी भी तरह का जुलूस निकालना है, ये किसी भी तरह से वायलेंट नहीं होना चाहिए और किसी भी तरीके से डिसऑर्डरली नहीं होना चाहिए। अगर उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में ये स्ट्राइक, ये डिमॉन्स्ट्रेशन वायलेंट हो जाता है, किसी को हार्म पहुंचाता है या डिसऑर्डरली हो जाता है, देन उस सिचुएशन में ये स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर प्रोटेक्ट नहीं किए जाएंगे। एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि हमें किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है
to strike. So always keep in mind कि right to strike is not any kind of fundamental right. So you cannot contest a case on the basis saying that हमें strike करने का fundamental right है. You don't have that, right? So always remember this fact. अब हम बात करते हैं फिल्म सेंसरशिप की. तो फिल्म सेंसरशिप में भी कई सारे केसेस आए, कई इंपॉर्टेंट केसेस आए. उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट केस था के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. इस केस के अंदर ये कहा गया कि जो फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले उनका सेंसरशिप किया जाता है या उनका कैटेगराइजेशन किया जाता है अंडर यू कैटेगरी और अंडर ए कैटेगरी, इज इट वैलिड, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, इज इट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए. तो इट वॉज सेड दैट येस, फिल्म्स को हमेशा बाकी फॉर्म्स ऑफ आर्ट से अलग कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो हम फिल्म देखते हैं इट इज साइकोलॉजिकली ऑल्सो प्रूवेड कि जो भी आप फीचर्स देखते हैं, सुनते हैं, आप उन्हें जल्दी ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी इंडिविजुअल को इमोशनली स्टरअप करने के लिए बहुत ज़्यादा केपेबल होता है. एंड हेंस यू नीड टू कैटेगराइज दीज फिल्म्स ऑन द बेसिस कि कौन से फिल्म्स अनरिस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन के अंदर आएंगी, मतलब उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वो हर कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स को दिखाया जा सकता है. वो किसी छोटे बच्चे को भी दिखा सकते हैं, वो किसी एजेड पर्सन को भी दिखा सकते हैं, एडल्ट्स को भी दिखा सकते हैं. बट देन देयर कम्स अनदर कैटेगरी विच कम्स अडल्ट्स ओनली. कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ अडल्ट्स को अलाउड होती हैं देखने के लिए, वो फीचर फिल्म्स बच्चों के लिए नहीं होती हैं. एंड हेंस दिस कैटेगराइजेशन वाज वेरी वेल विद इन द एम्बिट ऑफ द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन और द this particular prior censorship is justified, is constitutionally valid. It was held in this case. Now I shall be talking about freedom of making any kind of assembly. ये डिस्कस किया गया है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंदर, और इसके ऊपर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3. अब ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किन ग्राउंड्स पे लगाए गए हैं पहले हम ये जान लेते हैं. तो आपको याद रखना है स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम के लिए जो ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस थे वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के अंदर थे, और उसका मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया था याद करने के लिए. नाउ इफ आई कम टू दी फ्रीडम ऑफ असेंबली, तो फ्रीडम ऑफ असेंबली के रिगार्डिंग जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके ग्राउंड्स हैं सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर. तो आपको हमेशा याद रखना है PO और सिक्योरिटी, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी. तो ऑलवेज रिमेंबर these three terms regarding this particular freedom of assembly. These are the grounds for reasonable restrictions. अब हम बात करते हैं असेंबली की. तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सेज कि हर सिटीज़न को, हर इंडियन सिटीज़न को ये राइट अवेलेबल है कि वो किसी भी तरह की असेंबली फॉर्म कर सकता है, पर प्रोवाइडेड वो जो असेंबली है उसमें वो किसी भी तरह के आर्म्स या वेपन्स कैरी नहीं कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंगली ये कहा गया कि इस आर्टिकल के अंदर अनलाइक एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह का जनरल राइट टू कैरी आर्म्स प्रोवाइड नहीं करती है. तो व्हाट इज द कैच अंडर दिस आर्टिकल, अंडर दिस सब क्लॉज? द कैच इज दैट दिस पर्टिकुलर क्लॉज डज नॉट प्रोवाइड यू राइट टू कैरी एनी काइंड ऑफ आर्म्स. आप ये नहीं कह सकते हो दैट हमें इस राइट के अंदर, असेंबली राइट के अंदर, हमें आर्म्स कैरी करने की या वेपन्स कैरी करने की भी परमिशन है. यू कैन नॉट से दैट. अब हम बात करते हैं ये जो असेंबली है ये provided what this right will be given to you only if the assembly is lawful. अगर ये lawful assembly नहीं होगी then उस situation में आपको ये right available नहीं है, आपको ये freedom available नहीं है. What are the situations, what are the conditions जब assembly unlawful हो जाती है? असेंबली अनलॉफुल कब होगी? जो जितने भी लोग गैदर हुए हैं उनका जो एक कॉमन ऑब्जेक्ट है, अगर वो कॉमन ऑब्जेक्ट, अब जो मैं 5 चीज़ें आपको बताऊंगी, अगर उन 5 चीज़ों से रिलेटेड हैं तो आपकी जो असेंबली है दैट इज ऑफ अनलॉफुल नेचर. पहला क्या है? किसी भी तरह के लीगल वर्क के एग्जीक्यूशन को रोकना या किसी भी तरह के लीगल प्रोसेस को रोकना
अगर आपका कॉमन ऑब्जेक्ट है, आपकी असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट है, देन योर असेंबली इज ऑफ अनलॉफुल कैरेक्टर। दूसरी सी चीज़ क्या है कि अगर किसी भी तरह का मिसचीफ या किसी भी तरह का क्रिमिनल ट्रेसपास करने के बारे में आप सोच रहे हैं, देन इन दैट केस ऑल्सो आपकी असेंबली का नेचर अनलॉफुल है। तीसरी जो सिचुएशन वो ये है कि अगर आप किसी और के पोजेशन में रह रही चीज़ को अनलॉफुली ऑब्टेन करने की कोशिश करते हो या किसी और की प्रॉपर्टी को बाय फोर्स कैप्चर करने की कोशिश करते हो और ये आपकी असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट है, देन इन दैट केस ऑल्सो आपकी असेंबली इज ऑफ अनलॉफुल कैरेक्टर और अनलॉफुल नेचर। इसके अलावा किसी पर्सन को कंपेल करना ऐसी चीज़ों को करने के लिए जो वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, या उसे कंपेल करना कि जो वो लीगली बाउंड है करने के लिए उसे उसको करने से रोकने के लिए, इन दोनों ही सिचुएशन में अगर आपका कॉमन ऑब्जेक्ट ये है कि आप लीगली बाउंड पर्सन को वो काम करने से रोक रहे हैं, देन इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आपकी असेंबली इज ऑफ अनलॉफुल नेचर। लास्ट इज, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हो तो उस सिचुएशन में भी अगर आपकी असेंबली, जो आप 5-6 लोग गैदर हुए हैं, अगर वो लोग किसी गवर्नमेंट ऑफिसर पे, किसी पब्लिक ऑफिसर पे फोर्स एक्सर्ट करते हो तो उस सिचुएशन में भी आपकी असेंबली अनलॉफुल कैरेक्टर की होती है। एंड इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 141 ऑफ इंडियन पेनल कोड। ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब भी आप फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात करोगे आप ये भी बताओगे कि अनलॉफुल असेंबली किन किन सिचुएशंस में होती है। इसके अलावा सीआरपीसी के अंदर भी पावर दी गई है पब्लिक ऑफिसर को कि वो जो असेंबली जो किसी भी तरीके से हार्म एप्रीहेंड कर रही है, किसी भी तरीके का हार्म एप्रीहेंड कर रही है, उस सिचुएशन में आप उसे डिस्पर्स करने के ऑर्डर दे सकते हो। पर आईपीसी के अंदर सेक्शन 151 व्हाट डज इट सेज? इट सेज कि जो ये लीगल ऑर्डर दिया गया है डिस्पर्स होने का असेंबली का, जिसका कॉमन ऑब्जेक्ट एक तरीके से इज लाइकली टू कॉज हार्म टू एनी पब्लिक और टू एनी प्रॉपर्टी, तो बेसिकली अगर आप ये ऑर्डर फॉलो नहीं करते हो तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 151 ऑफ आईपीसी। अब सीआरपीसी के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि एक प्रोविजन के अंदर ये भी कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड कि अगर इस असेंबली से कोई हार्म होना है, कोई नुकसान पहुंचना है, तो वो उस पर सिक्योरिटी चार्ज कर सकते हैं। और मैजिस्ट्रेट को ये भी पावर दिया गया है कि अगर उन्हें लगता है कि ये जो असेंबली होने वाली है इससे पब्लिक हेल्थ या पब्लिक ऑर्डर में कोई नुकसान पहुंचेगा, तो वो उसके रूट्स को डिसाइड कर सकते हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। हमारा जो पुलिस एक्ट है उसके अंदर पब्लिक ऑफिसर जो है वो रूट्स डिसाइड कर सकता है कि किस रूट से ये प्रोसेशन निकाला जाएगा या असेंबली करी जाएगी। सो दीज आर ऑल द प्रोविजंस विच talk about, or these are all the analysis which you need to mention if you are talking about freedom of assembly. So always remember all these points. सबसे पहले आपको ये बताना है असेंबली क्या है, किस सिचुएशन में वो लॉफुल रहेगी, किस सिचुएशन में अनलॉफुल रहेगी। इसके अलावा आपको ये भी बताना रहेगा कि व्हाट आर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि ग्राउंड्स क्या क्या हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के, एंड देन यू आर डन विद दिस क्लॉज। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लॉज की, एंड व्हाट इज दैट क्लॉज? फ्रीडम टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन। So freedom of association has been talked about under Article 19, subclause 1, subclause C. इसके अंदर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं या जो ग्राउंड्स प्रोवाइड किए गए हैं रेस्ट्रिक्शंस के, वो है कंटेन्ड अंडर आर्टिकल 19 सबक्लॉज 4। इसमें ये कहा गया है कि बेसिकली इट गारंटीज, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया that they have this right to form all kind of associations and unions. You need to remember these two terms. उन्हें association और union दोनों ही चीज़ें बनाने का पूरा राइट प्रोवाइड किया गया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। बट अगेन दिस राइट इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। अब वो रेस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड्स क्या हैं? पहला कि पब्लिक ऑर्डर को अगर कोई हार्म पहुंचता है तो ऑब्वियसली दिस फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल। अगर मोरालिटी या डिसेंसी को कोई हार्म पहुंचता है देन ऑल्सो दिस पर्टिकुलर राइट इज नॉट अवेलेबल। एंड लास्टली द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की इंटेग्रिटी या सोवरेनिटी पे अगर क्वेश्चन मार्क लगता है आपके इस फ्रीडम के एक्सरसाइज से, देन इन दैट केस ऑल्सो
you will not be given this particular freedom to form any kind of association. You need to remember that freedom of association से जो मतलब है वो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना जहाँ के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक परमानेंट रिलेशनशिप होगा. So accordingly you can say what? You can say that this particular freedom or this particular right implies the freedom to form any kind of company, to any kind of society, to any kind of partnership, to any kind of trade union, and also any kind of political parties. You always need to remember this. बट आपको यहाँ पर जो कैच है वो याद रखना है. एंड व्हाट इज द कैच हियर? कि यहाँ पर सिर्फ फ्रीडम टू फॉर्म दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन नहीं प्रोवाइड किया गया है. आपके पास ये भी फ्रीडम है कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपने जो एसोसिएशन बनाई थी आपको उसके साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. दिस फ्रीडम इज ऑल्सो अवेलेबल टू यू. सो दिस इज ऑल अबाउट राइट टू फॉर्म एसोसिएशन. अब हम बात करेंगे freedom of movement की. Freedom of movement has been contained under Article 19 subclause 1 subclause D. इसके अंदर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं आर्टिकल 19 सबक्लॉज 5 के अंदर. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और इसके बाद जो हम फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस की बात करेंगे, इन दोनों के ऊपर ही जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो दोनों आर्टिकल 19 सबक्लॉज 5 के अंदर कंटेन्ड हैं. हम अभी उनके बारे में बात करेंगे. और आपको ये भी ध्यान रखना है दैट दिस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड दिस फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस गोज हैंड इन हैंड. क्योंकि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का फ्रीडम नहीं होगा तो हाउ कैन यू हैव दिस फ्रीडम टू रिसाइड ओवर पर्टिकुलर प्लेस इन द इंडियन टेरिटरी. तो इसीलिए ये जो दोनों फ्रीडम्स प्रोवाइडेड हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ये दोनों ही फ्रीडम्स बेसिकली हैंड इन हैंड, या आप इसे कह सकते हो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर कि इन दोनों के जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके ग्राउंड सिर्फ एक ही आर्टिकल के अंदर हैं. इनके लिए अलग अलग आर्टिकल्स नहीं बनाए गए हैं. अब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से मतलब है कि सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड किया गया है दैट दे कैन फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. यानी वो पूरी इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हैं. अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है? पहला तो है इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, यानी कि अगर आपके मूवमेंट के फ्रीडम को एक्सरसाइज करने से जनरल पब्लिक को किसी तरह का हार्म पहुंच रहा है, देन इन दैट सिचुएशन यू विल नॉट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. इसके अलावा जो दूसरा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो ये है कि अगर किसी भी स्केड्यूल्ड ट्राइब का कोई इंटरेस्ट हैम्पर होता है आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के एक्सरसाइज से, then also you are not given the benefit of this freedom. So always remember these 2 points कि freedom of movement और freedom of residence इन दोनों ही freedoms के अंदर आपको ये दोनों reasonable restrictions लगाए गए हैं. यानी इन दोनों freedoms के ऊपर general public के interest को रखा गया है. Always remember this point. अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द प्रोमलगेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. तो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं वो पूरी इंडियन टेरिटरी को एक यूनिट समझें, ना कि अलग अलग पार्ट्स समझें. तो अगर उन्हें फ्रीली मूवमेंट करने का राइट नहीं हम प्रोवाइड करते तो वो रेस्ट्रिक्टेड फील करते, वो नेशनल फीलिंग जो होती है वो उनके अंदर इनकलकेट नहीं हो पाती. इसलिए इट वॉज वेरी मच नेसेसरी कि उन्हें एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट प्रोवाइड किया जाए. इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस की. तो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस के अंदर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के अंदर ये प्रोवाइड किया गया है कि सारे इंडियन सिटीजन्स को ये राइट है कि वो पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी फ्रीली मूव करके रिसाइड कर सकते हैं. एंड व्हाट आर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस? अगेन the interest of the general public and the interest of the scheduled tribes. अब ये जो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. अगर एक कोई प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है, वो मूव करना चाहती है, शी इज सेइंग दैट आई हैव ऑल द फ्रीडम्स, आई हैव ऑल द फंडामेंटल राइट्स टू freely move throughout the country or to I have all the freedoms to reside in a particular part of the territory. तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ को जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट माना जाएगा और इस बेसिस पे उसका ये राइट, उसका ये पर्टिकुलर फ्रीडम
कर्ब कर दिया जाएगा। तो आई होप दैट नाउ यू गॉट अ क्लैरिटी ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि ये है कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक का। So this is all about the fundamental rights or the freedoms which I was scheduled to talk about in today's lecture. अब हमें जो now we are left with the freedom of occupation, profession, trade and business. ये थोड़ा सा लेंदी है बिकॉज इसमें कई सारे केस एनालिसिस हमें देखने होंगे एंड दैट इज द रीजन आई एम नॉट इनकॉर्पोरेटिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन टूडेज लेक्चर। आई एम गोइंग टू डेडिकेट अ कंप्लीट लेक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की। So for now, for today, this is all. Thank you so much for being with me.